कहानी की शुरुआत होती है एक कार्गो जहाज से जो समुद्र में सफर कर रहा होता है। एक डायरेक्टर कार्ल जो फेमस होना चाहता है वह अपनी टीम के साथ एक अजीब और रहस्यमयी जगह पर फिल्म शूट करने के लिए निकलता है जिसका नाम है स्कल आइलैंड यानी खोपड़ी द्वीप। लेकिन यह द्वीप किसी भी मैप पर दिखाया नहीं गया होता। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। जब जहाज का कप्तान वापस लौटने का फैसला करता है तभी अचानक जहाज एक घने कोहरे में घुस जाता है। जैसे ही कोहरा हटता है सामने एक बड़ा सा द्वीप दिखाई देता है और जहाज सीधे उससे टकरा जाता है। यही असली स्कल आइलैंड होता है। लेकिन उस समय कप्तान को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। वह डर जाता है कि जहाज कहीं फंस न जाए, इसलिए वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है और जहाज को एकदम 180 डिग्री घुमा देती है। आखिरकार जहाज एक चट्टान से टकराकर वहीं फंस जाता है। इसी दौरान समुद्री हवा के साथ धुंध हटती है और सामने एक रहस्यमयी द्वीप दिखाई देता है। इस द्वीप के चारों तरफ एक बहुत ऊंची और विशाल दीवार बनी होती है, जैसे किसी चीज को बाहर आने से रोका जा रहा हो। डायरेक्टर कार्ल ये देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि यह तो फिल्म शूट करने के लिए परफेक्ट जगह है। जैसे ही जहाज के लोग जहाज की मरम्मत में लगते हैं, कार्ल चुपके से अपने साथियों और एक्टर्स के साथ छोटी नावों में बैठकर उस द्वीप पर चला जाता है और यहीं से उसकी मुसीबतों की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर सब डर और हैरानी में पड़ जाते हैं। उनके सामने एक बहुत विशाल दीवार खड़ी होती है जो बहुत डरावनी और शक्तिशाली लगती है। लेकिन इस जगह का माहौल बहुत अजीब और रहस्यमयी होता है। चारों तरफ इंसानों की हड्डियां और अवशेष बिखरे पड़े होते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक स्थानीय आदिवासी बच्चा उनके सामने आ जाता है। वह बच्चा चुपचाप हाथ उठाकर इशारा करता है कि वे वापस चले जाएं। लेकिन कार्ल उसे समझाने के लिए उसे चॉकलेट देने की कोशिश करता है। बच्चा बिल्कुल शांत और ठंडे स्वभाव का रहता है और कार्ल के हाथ से चॉकलेट लेने से मना कर देता है। इसी दौरान बहस में बच्चा अचानक कार्ल को काट लेता है। इसके बाद जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक गुफा में कई आदिवासी दिखाई देते हैं, लेकिन वे सभी बूढ़े और कमजोर होते हैं। कार्ल अपने साथियों को शांत रहने को कहता है, लेकिन तभी अचानक एक आदमी पर हमला हो जाता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह देखकर एक महिला कलाकार बहुत डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि चारों तरफ से मजबूत आदिवासी योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया है। इसके बाद आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं। एक साथी को पत्थर पर पटक दिया जाता है और आदिवासी नेता उसे मार देता है। एक और व्यक्ति विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जोरदार वार करके बेहोश कर दिया जाता है। कार्ल को भी पकड़कर मारने की तैयारी होने लगती है, लेकिन तभी जहाज का कप्तान अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और गोली चलाकर आदिवासी नेता को मार देता है। नेता के मरते ही बाकी आदिवासी शांत हो जाते हैं और इस तरह सबकी जान बच जाती है। रात होने पर जब कप्तान वहां से जहाज लेकर निकलने की तैयारी करता है, तभी आदिवासी फिर से बदला लेने के लिए समुद्र के रास्ते आ जाते हैं। वे बहुत खतरनाक तरीके से पानी में चलकर जहाज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक आदिवासी तो लकड़ी के सहारे पानी पर चलते हुए जहाज पर चढ़ने में भी कामयाब हो जाता है। आदिवासी चुपचाप जहाज के अंदर घुस जाते हैं और वहां मौजूद अकेली महिला छोटी एन को अगवा कर लेते हैं। जब जैक को जमीन पर पड़ा खोपड़ी वाला हार मिलता है तो बाकी लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि छोटी एन का कमरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और वहां एक क्रू मेंबर की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अब साफ हो जाता है कि छोटी एन को किडनैप कर लिया गया है। सब लोग मजबूरी में फिर से नाव लेकर उसे बचाने के लिए उसी खतरनाक द्वीप की ओर निकल पड़ते हैं। इधर किले की दीवार के ऊपर आदिवासी एक भयानक बलि का अनुष्ठान कर रहे होते हैं। वे छोटी एन को बांध देते हैं और उसके गले में खोपड़ी वाला हार डाल देते हैं। अब साफ है कि उसे बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। आदिवासी लगातार ढोल बजाकर किसी चीज को बुला रहे होते हैं। जंगल के अंदर दूर कहीं पेड़ पौधे हिलने लगते हैं। कोई बहुत बड़ा और रहस्यमयी जीव उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। छोटी एन को दीवार के दूसरी तरफ ले जाया जाता है और अगले ही पल वह रहस्यमयी जीव उसके सामने आ जाता है। वह विशाल जीव पहले छोटी एन के चेहरे को छूता है, फिर अचानक उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। छोटी एन उस विशाल किंग कॉन्ग को देखकर जोर से चीख उठती है। उसकी चीख दीवार के पार तक पहुंचती है और जैक व बाकी लोग उसे सुन लेते हैं। डायरेक्टर कार्ल छेद से झांककर कॉन्ग को देख लेता है। कॉन्ग भी पलटकर उसे देखता है, लेकिन फिर छोटी एन को लेकर जंगल में गायब हो जाता है। कार्ल के चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सी चमक भी आ जाती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है, अगर इस विशाल जीव को फिल्म में इस्तेमाल किया जाए तो वह बहुत बड़ा स्टार बन सकता है। लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताता। इसके बाद कप्तान अपने सेकंड इन कमांड को टीम लेकर छोटी एन को बचाने भेजता है, जबकि वह खुद बाकी लोगों के साथ वहीं रुकता है। टीम लकड़ी के पुल से होकर द्वीप के अंदर गहराई में पहुंचती है। वहां का जंगल पूरी तरह जंगली और प्राचीन होता है, जैसे लाखों साल पहले का समय हो। कुछ ही दूर जाने पर अचानक उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे सब लोग तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। एक पुराना नाविक घबराकर अचानक गोली चला देता है। उसके बाद बाकी लोग भी डर में फायरिंग शुरू कर देते हैं। अनुभवी सेकंड इन कमांड
सबको रुकने की कोशिश करता है और एक आग वाला बम जलाकर चारों तरफ रोशनी करता है। तभी अचानक एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स जैसा डायनासोर उन पर टूट पड़ता है और सीधे उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। उसकी आवाज और हमला इतना भयानक होता है कि लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जैक उसे बचाने आता है, लेकिन वह डायनासोर उसे भी टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। यह देखकर सबको समझ आता है कि यह जगह कितनी खतरनाक है और यहाँ आज भी प्राचीन जीव जिंदा हैं। किसी तरह उस डायनासोर को मारने के बाद टीम फिर से जंगल में आगे बढ़ती है। इधर छोटी एन को कॉन्ग अपने घर ले जाता है। वहाँ का नजारा और भी डरावना होता है। चारों तरफ इंसानों की हड्डियां पड़ी होती हैं और उसी तरह के खोपड़ी वाले हार भी दिखाई देते हैं। छोटी एन समझ जाती है कि अगर वह यहाँ रुकी तो उसका भी वही हाल होगा। वह हिम्मत करके खोपड़ी वाला हार उठाती है और उससे कॉन्ग की उंगली पर हमला कर देती है। कॉन्ग को दर्द होता है और वह उसे छोड़ देता है। छोटी एन मौके का फायदा उठाकर भागने लगती है, लेकिन कॉन्ग उसे फिर से पकड़ लेता है। इसके बाद कॉन्ग उसे उठाकर तेजी से जंगल के अंदर दौड़ने लगता है, किसी अज्ञात जगह की ओर। उधर जैक और बाकी लोग देर से वहां पहुंचते हैं और उन्हें सिर्फ वही हार मिलता है। साथ में जंगल में कॉन्ग के विशाल कदमों से बनी एक टूटी फूटी राह दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद वे लोग एक गहरी घाटी में पहुंचते हैं। जैसे ही वे आराम करने रुकते हैं, उन्हें जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये कॉन्ग के निशान होते हैं। जिन लोगों ने अभी तक कॉन्ग को देखा भी नहीं था, वे तरह तरह की बातें और अंदाजे लगाने लगते हैं। उधर डायरेक्टर कार्ल इस मौके का फायदा उठाकर स्कल आइलैंड की खूबसूरती शूट करने लगता है, लेकिन तभी उसे एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखता है। धुंध के बीच उसे विशाल लंबी गर्दन वाले डायनासोर ब्रैकियोसॉरस दिखाई देते हैं, जो लाखों साल पहले खत्म हो चुके माने जाते हैं। वह तुरंत कैमरा निकालकर इस अद्भुत दृश्य को रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन तभी अचानक वे विशाल जीव सतर्क हो जाते हैं, जैसे उन्हें खतरे का एहसास हो गया हो। अचानक एक तेज परछाई वहां से गुजरती है और पूरा माहौल बिगड़ जाता है। अगले ही पल सारे विशाल जीव डर कर भागने लगते हैं और सीधे टीम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वहाँ का नजारा ऐसा होता है जैसे बहुत बड़ी भीड़ एक संकरी जगह में फंस कर भाग रही हो। आगे भाग रहे लोग जल्दी ही उन विशाल जीवों की चपेट में आने लगते हैं और अब हर कोई बस किसी तरह जिंदा बचने की कोशिश करता है। इसी बीच एक तेज शिकारी डायनासोर ऊपर कूदकर एक विशाल जीव के सिर पर चढ़ जाता है। भाग दौड़ में एक आदमी उसके पैरों तले कुचलकर मर जाता है। फिर विशाल जीव अपने सिर को झटकता है और उस शिकारी डायनासोर को नीचे गिरा देता है। वह नीचे गिरते ही भागते लोगों के बीच और भी खतरनाक हो जाता है। इसी दौरान एक साथी समझदारी दिखाते हुए एक पत्थर के पीछे छिप जाता है, लेकिन ऊपर से अचानक कुछ बूंदें गिरती हैं। जब वह ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि ऊपर एक बहुत बड़ा सांप लटक रहा है। यह देखकर वह तुरंत घबराकर फिर से भाग खड़ा होता है और सीधे उन विशाल जीवों की भीड़ में घुस जाता है। वह भागते भागते जैक और कार्ल से भी आगे निकल जाता है। पीछे से एक शिकारी डायनासोर जैक का पीछा करता है और लगातार उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार चूक जाता है। फिर वह आगे कार्ल को निशाना बनाता है। भागते भागते सब लोग एक बहुत ऊंची चट्टान के पास पहुंच जाते हैं। कुछ विशाल जीव रुक नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने से पूरी चट्टान भी टूटने लगती है और जमीन दरकने लगती है। किसी तरह वे लोग एक मोड़ लेते हैं और बच निकलते हैं। इसी बीच एक शिकारी डायनासोर को रोकने के लिए गोली चलाई जाती है और वह मारा जाता है, लेकिन गोलियों की वजह से आसपास के दूसरे विशाल जीव और ज्यादा उग्र हो जाते हैं। इसके बाद जो होता है वह बिल्कुल एक हाईवे पर हुई भयानक एक्सीडेंट की तरह होता है। सब कुछ एक दूसरे से टकराकर बिखर जाता है। काफी देर बाद वे लोग किसी तरह उस जगह से निकलकर एक पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन 3 शिकारी डायनासोर अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। एक उम्रदराज कैमरामैन पीछे रह जाता है और जल्दी ही एक डायनासोर उसे पकड़ लेता है। कार्ल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद जो लोग बचते हैं वे एक दलदल वाले इलाके में पहुंचते हैं। वे लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटा सा बेड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दलदल पार कर सकें, लेकिन इतनी खतरनाक घटनाओं के बाद कुछ लोग डर कर पीछे हटने लगते हैं और उनमें से एक व्यक्ति अस्सो भी होता है। अस्सो ने छोटी एन को याद करते हुए कुछ भावुक बातें कही और फिर जल्दी से वहाँ से भाग गया। इसके बाद बाकी बचे लोग एक साधारण लकड़ी के बेड़े राफ्ट पर बैठकर खतरनाक दलदल पार करने लगते हैं। सबके मन में यही डर होता है कि पानी के अंदर अब कौन सा नया खतरा छुपा होगा। जैक और उसकी टीम छोटी एन को बचाने के लिए उस डरावने दलदल में आगे बढ़ते हैं। जैक बहुत घबराया हुआ पानी की सतह को देख रहा होता है। तभी अचानक शांत पानी में हल्की सी हलचल होती है। अगले ही पल एक छोटा सा समुद्री जीव करीब आधा मीटर लंबा पानी से बाहर निकलता है और उनके बेड़े पर चढ़ जाता है। जैक तुरंत एक लकड़ी से उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही और भी ऐसे जीव आने लगते हैं और बेड़े पर चढ़ जाते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं और हथियार निकालकर उन पर हमला करने लगते हैं। अच्छी बात यह होती है कि ये जीव बहुत बड़े नहीं होते, इसलिए लोग किसी तरह संभल लेते हैं, लेकिन तभी ये छोटे जीव अचानक डर कर भाग जाते हैं, जैसे उन्हें किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया हो। अगले ही पल पानी के नीचे एक बहुत बड़ा साया
साया दिखाई देता है। कुछ सेकंड बाद वही विशाल साया ऊपर आता है और सीधे उनके बेड़े की तरफ बढ़ता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह एक बहुत बड़ी मछली है। वह मछली बेड़े से टकराती है और कई लोग पानी में गिर जाते हैं। जैक भी एक भारी बॉक्स के साथ पानी में डूब जाता है। वह देखता है कि वही विशाल मछली अब उसकी तरफ ही आ रही है। जैक तुरंत इशारा करके बाकी साथियों को सावधान रहने को कहता है, लेकिन एक साथी उसकी बात नहीं समझ पाता और सीधे खतरे की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही पल में वह मछली उसे निगल लेती है। अब वह मछली फिर से जैक की तरफ मुड़ती है। जैक जान बचाने के लिए तेजी से तैरने लगता है, लेकिन तभी एक पेड़ की जड़ उस मछली के मुंह में फंस जाती है और वह रुक जाती है। इसी वजह से जैक बच जाता है। वह तुरंत अपने कंधे से भारी बॉक्स हटाकर ऊपर पानी में आ जाता है। अब भी कुछ लोग पानी में फंसे हुए होते हैं। छोटा असिस्टेंट कैमरा लेकर किसी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कार्ल उसे चेतावनी देता है कि कैमरा पानी में न गिरने पाए। तभी अचानक वही बड़ी मछली फिर से हमला करती है और एक और साथी को पकड़ लेती है। ये देखकर कार्ल पूरी तरह गुस्से और डर में आ जाता है। वह अपने हथियार से उस मछली पर लगातार गोलियां चलाने लगा है। उसकी इस हरकत से बेड़ा टूटने लगा है और सब लोग पानी में गिर जाते हैं। जैक जब छोटे असिस्टेंट को बचाने जाता है, तभी मछली फिर से उन पर हमला करने आ जाती है। लगता है अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कार्ल फिर से गोली चलाकर उस मछली को भगा देता है। किसी तरह सब लोग किनारे पहुंच जाते हैं। कार्ल तुरंत कैमरा लेकर चेक करता है कि वह ठीक है या नहीं। कैमरा चल जाता है और वह राहत की सांस लेता है। इसी बीच आखिरी बचा हुआ साथी किनारे आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आगे कहानी फिर एक नए खतरे की ओर बढ़ जाती है। दलदल पार करने के बाद टीम फिर से घने जंगल में छोटी एन को ढूंढने निकल पड़ती है। आगे बढ़ते हुए जैक को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह सबको रुकने का इशारा करता है। जैसे जैसे आवाज पास आती है, एक आंख वाला नाविक बहुत डर जाता है और घबराकर बिना देखे ही गोली चला देता है। सब लोग वहां पहुंचकर देखते हैं कि आगे कुछ दर्दनाक घटना हो चुकी है। गोली लगने वाला जीव असल में एक कोंगनी कोंग का एक छोटा महिला जैसा प्राणी होता है। नाविक उसे दर्द में तड़पते नहीं देख पाता, इसलिए मजबूरी में उसे गोली मारकर उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। इधर दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले कोंग छोटी एन को अपने ठिकाने पर ले आया होता है। वह उसे छूकर देखता है, लेकिन जब उसे कोई हलचल नहीं दिखती तो वह उसे छोड़कर आराम से बांस खाने लगता है। लगता है कि कोंग इंसानों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। इसी दौरान छोटी एन, जो बेहोशी का नाटक कर रही होती है, धीरे धीरे वहाँ से रेंगकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह भागने वाली होती है, वही पहले जैसा खतरनाक माहौल फिर बन जाता है। कोंग धीरे धीरे उसके करीब आता है। छोटी एन डर कर पीछे हटती है और अचानक गिर जाती है, लेकिन कोंग खुद भी चौंक जाता है। तभी छोटी एन को एक चाल सूझती है। वह अचानक उठती है, फिर गिरने का नाटक करती है। कोंग फिर डर जाता है। उसे लगता है कि शायद वह मर गई है। जैसे ही वह देखने के लिए आगे बढ़ता है, छोटी एन फिर अचानक उठकर उसे चौंका देती है। दरअसल छोटी एन एक सर्कस कलाकार होती है, इसीलिए वह कोंग को एंटरटेन करने लगती है। वह तरह तरह के करतब करती है, कलाबाजी, पलटी खाना, नाचना और मजेदार हरकतें। शुरुआत में कोंग उसे देखकर मजे लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ऊब जाता है। फिर वह अचानक उसे हाथ से धक्का देकर गिरा देता है और जब छोटी एन गिरती है तो कोंग जोर जोर से हंसने लगता है। उसे बार बार गिरते हुए देखना अच्छा लगने लगता है और वह उसे फिर उठाकर गिराता रहता है। लेकिन अब छोटी एन पूरी तरह थक जाती है। कुछ देर बाद कोंग को लगता है कि शायद उसने इंसान को गलत समझा। वह गुस्सा हो जाता है और आसपास की चीजें उठाकर तोड़ने फोड़ने लगता है। उसका पूरा इज्जत का मामला जैसा बन जाता है। वह चिढ़ जाता है कि इंसान उस पर डरने की बजाय अजीब प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन फिर अचानक उसे थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। वह असहज होकर इधर उधर देखने लगता है और धीरे धीरे अपने गुफा की तरफ चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर छोटी एन फिर से भागने लगती है, लेकिन उसी समय जैक और बाकी लोग बहुत मुश्किलों के बाद उसी गुफा तक पहुंच जाते हैं। वे जैसे ही लकड़ी के पुल पर कदम रखते हैं, आगे चल रहा सेकंड इन कमांड उन्हें रुकने का इशारा करता है। तभी गुफा के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ उड़कर बाहर आ जाते हैं। इससे साफ हो जाता है कि कोंग अंदर ही है। टीम सावधानी से आगे बढ़ती है। सेकंड इन कमांड हिम्मत करके अकेला गुफा के मुहाने पर पहुंचता है। बाकी लोग पीछे तैयार रहते हैं। अचानक अंदर से जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। वह घबराकर तुरंत गोली चलाता है, लेकिन जैसे ही वह रीलोड करने लगता है, कोंग सीधे उसके सामने आ खड़ा होता है। कोंग गुस्से में उन अजनबियों को घूरता है और भयानक दहाड़ निकालता है। उसका गुस्सा बिल्कुल बारूद जैसा होता है, जरा सी चिंगारी में फट सकता है। सेकंड इन कमांड फिर से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग उसकी हर हरकत भांप लेता है और पूरी तरह हमलावर हो जाता है। कप्तान जैसे ही अपनी बंदूक उठाता है, कोंग उसे जोर से पकड़कर हवा में फेंक देता है और वह सीधे गहरी खाई में गिर जाता है। इसके बाद टीम के बाकी लोग कोंग पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वहाँ कार्ल सिर्फ कैमरा लेकर पूरी घटना रिकॉर्ड करता रहता है, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही न हो। कोंग यह देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह जोर से लकड़ी के पुल पर मुक्का मारता है, जिससे एक आदमी संतुलन खोकर नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। इसके बाद कोंग एक बड़ी लकड़ी को हिला हिलाकर उन सभी लोगों को गिराने की कोशिश
कोशिश करता है। एक आंख वाला नाविक भी उसे रोकने के लिए गोली चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कॉन्ग पूरी टीम को अपने हाथों में खिलौने की तरह घुमा रहा होता है। इसी दौरान एक और व्यक्ति भी गिरकर खाई में चला जाता है। अब कॉन्ग को लगता है कि वह और समय बर्बाद नहीं करेगा, इसलिए वह जोर लगाकर पूरी लकड़ी की संरचना को नीचे खाई में फेंक देता है। लेकिन लकड़ी का ढांचा बड़ा होने की वजह से वह बीच में फंसते हुए लोगों को सुरक्षित नीचे ले आता है। सब लोग किसी तरह खाई में पहुंच जाते हैं, लेकिन असली खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ होता। जैसे ही जैक होश में आता है, उसे चारों तरफ दीवारों में छुपे हुए अजीब जीव दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे बाहर आने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैक तुरंत एक आग वाला बम फेंकता है, जिससे वे डरकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये जीव रोशनी से डरते हैं। इसी बीच कार्ल को होश आता है और वह देखता है कि उसका कैमरा टूट चुका है और सारी रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी है। उसका सपना कि वह इस फिल्म से बहुत बड़ा बन जाएगा वहीं टूट जाता है। लेकिन अब आग खत्म हो चुकी होती है और अंधेरे में फिर से वो खतरनाक जीव बाहर आने लगते हैं। कीचड़ में भी कुछ भयानक कीड़े और जीव जागने लगते हैं। एक आंख वाला नाविक अपने साथियों को बचाने के लिए उन पर हमला करता है, लेकिन अचानक एक कीड़ा उसके पैर को काट लेता है। जैक पर भी कई बड़े कीड़े चढ़ जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। कार्ल अब पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और पागलपन की हालत में कीड़ों पर गोली चलाने लगता है। धीरे धीरे पूरी जगह खतरनाक जीवों से भर जाती है और सब लोग घिर जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी दूर से गोलियों की आवाज आती है। कप्तान अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और मशीन गन से उन सभी जीवों पर हमला करता है। जो लोग पहले भाग गए थे वे भी अब वापस आकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। धीरे धीरे सारे जीव मार दिए जाते हैं और टीम किसी तरह वहां से बाहर निकाल ली जाती है। लेकिन जैक अभी भी छोटी एन को बचाने के लिए अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है, बाकी लोगों की बात न मानते हुए। उधर छोटी एन किसी तरह कॉर्न के चंगुल से निकलकर अकेली जंगल में भाग रही होती है, लेकिन जंगल में खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा और खतरनाक छिपकली जैसा जीव आ जाता है। छोटी एन समझ जाती है कि अब वह कॉन्ग से बचकर सीधे एक और मौत के मुंह में आ गई है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, एक भी आवाज के बिना। वह किसी तरह एक पेड़ के पीछे छिपकर खुद को बचा लेती है और सोचती है कि अब उसे जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। वह डर से सोचती है, क्या यह पूरा जंगल ही इन राक्षसी जीवों का घर है? फिर वह डरते डरते एक सूखे पेड़ के खोखले हिस्से में घुस जाती है, लेकिन वही विशाल छिपकली अपना सिर अंदर डाल देती है और अब छोटी एन को फिर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कमजोर सूखी लकड़ी उस विशाल छिपकली के हमले को रोक ही नहीं पाती। ऐसा लगने लगता है कि अब छोटी एन का बचना मुश्किल है, लेकिन तभी वह खतरनाक छिपकली अचानक चौकन्नी हो जाती है और अगले ही पल कोई रहस्यमयी जीव उसे खींचकर बाहर ले जाता है। कुछ ही सेकंड में जंगल में उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगती हैं। यह देखकर दूसरी विशाल छिपकली भी डर जाती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है। छोटी एन पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह अभी समझ भी नहीं पाती कि क्या हुआ है। तभी अचानक सूखी लकड़ी के अंदर से एक बहुत बड़ा सेंटीपीड, केंचुआ जैसा विशाल जीव उसकी तरफ रेंगता हुआ आता है। उसका आकार इतना भयानक होता है कि देखकर ही डर लग जाए। वह डरावना जीव दांत दिखाते हुए उसके पास आ जाता है। छोटी एन डर के मारे बिल्कुल हिल भी नहीं पाती और उसका मुंह भी अपने आप खुल जाता है। तभी एक और ऐसा ही विशाल सेंटीपीड उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब छोटी एन को असली खतरा समझ में आने लगता है। असल में वह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन टायरेंट डायनासोर होता है, जो टायरेनोसोरस रेक्स जैसी ही ताकत वाला एक विशाल शिकारी डायनासोर है। छोटी एन समझ जाती है कि वह एक और भयानक मुसीबत में फंस चुकी है। वह जीव उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखता है, जैसे उसे शिकार बनाने की तैयारी कर रहा हो। वह खुरदरी चमड़ी वाले छिपकलियों की तुलना में नरम इंसान को ज्यादा पसंद कर रहा होता है। वह लगातार उसका पीछा करता है और उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। भागते भागते छोटी एन फिसलकर ढलान से नीचे गिर जाती है, लेकिन उठते ही देखती है कि वह डायनासोर अभी भी उसके पीछे ही है। वह डर के मारे फिर से भागने लगती है और पेड़ों की जड़ों के बीच छिपने की कोशिश करती है। भागते भागते वह एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़कर लेटकर छिप जाती है, लेकिन वह डायनासोर निकट दृष्टि वाला होता है, इसलिए वह उसे ठीक से देख नहीं पाता। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन छोटी एन को नहीं ढूंढ पाता। छोटी एन सांस रोककर पूरी तरह शांत पड़ी रहती है। कुछ देर बाद वह हार मानकर उस जगह से चला जाता है, लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा दूर जाता है, पता चलता है कि उसी सूखी लकड़ी के नीचे एक और वही विशाल डायनासोर पहले से मौजूद है और सो रहा है। छोटी एन अनजाने में उसी के ऊपर आ गई होती है। अब वह धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि पीछे कुछ उसे देख रहा है। वह डायनासोर जाग जाता है और सोचता है कि अब उसे खाना मिल गया है। वह तुरंत अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर हमला करता है, लेकिन चूक जाता है। फिर वह जोर से सूखी लकड़ी को टक्कर मारता है, जिससे छोटी एन गिरते गिरते बचती है और एक शाखा पकड़कर हवा में लटक जाती है। ठीक उसी समय कॉन्ग वहां पहुंच जाता है और छोटी एन को बचा लेता है, लेकिन वह विशाल डायनासोर हार मानने वाला नहीं होता और हमला जारी रखता है। अब साफ हो जाता है कि दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। इसी बीच दूसरा डायनासोर भी वहां पहुंच जाता है और स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। दोनों
विशाल डायनासोर अब कॉन्ग के हाथ में मौजूद छोटी एन को शिकार समझकर उस पर टूट पड़ते हैं। कॉन्ग धीरे धीरे पीछे हटता है क्योंकि अब उसे दो तरफ से खतरा मिल चुका होता है। कॉन्ग अब तय करता है कि वह छोटी एन को पहले सुरक्षित जगह पर नीचे उतार देगा और फिर अकेले ही इन तीनों डायनासोर से मुकाबला करेगा। अब स्थिति यह हो जाती है कि सामने तीन विशाल डायनासोर हैं, लेकिन कॉन्ग की खासियत यह होती है कि वह अपने हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करके लड़ सकता है। साथ ही उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा होती है। कुछ ही पलों में तीनों डायनासोर उसे दबाव में नहीं ला पाते। एक डायनासोर बेवकूफी में लगातार छोटी एन के पीछे भागता है, लेकिन अगले ही पल कॉन्ग उसे पकड़कर उठाता है और जोर से दूसरे डायनासोर पर फेंक देता है। फिर वह दो जोरदार मुक्के मारकर उन्हें पीछे धकेल देता है। वह एक बड़ा पत्थर उठाकर एक डायनासोर को कुचल देता है। तीनों राक्षस लड़ते लड़ते एक खतरनाक चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं। लड़ाई के दौरान कॉन्ग लगभग नीचे गिर जाता है। एक डायनासोर किस्मत से नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन वह गिरते गिरते कॉन्ग के पैर को काट लेता है। इससे कॉन्ग भी संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते समय छोटी एन किसी मजबूत बेल लता में फंसकर बच जाती है। कॉन्ग और एक डायनासोर भी उन बेलों में अटक जाते हैं। कॉन्ग तुरंत खुद को संभालता है और डायनासोर के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। तभी उसे पता चलता है कि दूसरा डायनासोर ऊपर से छोटी एन को खाने की कोशिश कर रहा है। कॉन्ग तेजी से चट्टान पर चढ़ता है और उसे बचाने के लिए ऊपर बढ़ता है। छोटी एन बेल पर झूल रही होती है और लगातार खतरे में होती है। कॉन्ग बहुत चिंतित होकर तेजी से ऊपर चढ़ता है। जैसे ही छोटी एन डायनासोर के मुंह के पास पहुंचने वाली होती है, कॉन्ग उसकी पूंछ पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। इसके कारण छोटी एन और डायनासोर दोनों नीचे खाई में गिर जाते हैं। डायनासोर फिर भी उठकर छोटी एन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़कर दीवार से मारकर खत्म कर देता है। फिर वह बहुत ही शानदार अंदाज में छलांग लगाकर छोटी एन के पास पहुंच जाता है। अब छोटी एन समझ जाती है कि वही उसकी आखिरी उम्मीद है, इसलिए वह धीरे धीरे कॉन्ग के पास आ जाती है। अब दोनों तरफ से दो राक्षस हमला करते हैं, लेकिन कॉन्ग अकेले ही मुकाबला करता है। वह एक डायनासोर की जीभ तक काट देता है और उन्हें पूरी तरह हरा देता है। यह लड़ाई अब अपने सबसे बड़े और शानदार मोड़ पर पहुंच जाती है। इसके बाद का हिस्सा फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीन है। लड़ाई खत्म होने के बाद कॉन्ग बहुत थक जाता है। वह छोटी एन को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर की तरफ वापस चल पड़ता है। जब वह अपने पुराने घर पहुंचता है तो वहां उसे विशाल कंकाल दिखाई देते हैं। वे कंकाल उसके अपने परिवार के होते हैं। चारों तरफ सिर्फ मौत और खामोशी का माहौल होता है। अब यह साफ हो जाता है कि कॉन्ग अपने पूरे परिवार में अकेला बचा है, इसलिए वह बहुत अकेलापन महसूस करता है और इसी वजह से वह छोटी एन को अपना दोस्त मानकर उसकी जान बचाता है। छोटी एन कॉन्ग की बाहों में बैठकर द्वीप के सबसे ऊंचे हिस्से पर दोनों आराम से नीचे का नजारा देखते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और छोटी एन कॉन्ग की गोद में सो जाती है। कॉन्ग भी थक कर सुस्ताने लगता है। उधर गुफा में चमगादड़ों का झुंड सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एक चमगादड़ को कुछ दिखाई देता है। जैक वहां पहुंच चुका होता है। जैक धीरे धीरे गुफा के अंदर आता है और सोते हुए कॉन्ग के पास पहुंच जाता है। वह चुपके से छोटी एन को जगा देता है। छोटी एन यकीन नहीं कर पाती कि जैक इतनी मुश्किलों के बाद भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। आखिरकार वह फैसला करती है कि अब वह इंसानी दुनिया में वापस जाएगी, लेकिन तभी कॉन्ग अचानक जाग जाता है और जैक को देख लेता है, जिसने पहले उस पर गोली चलाई थी। कॉन्ग तुरंत हमला कर देता है। इससे गुफा के चमगादड़ डरकर उड़ जाते हैं और कॉन्ग पर हमला करने लगते हैं। कॉन्ग और चमगादड़ों की लड़ाई के बीच जैक और छोटी एन बेलों के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। वे किसी तरह एक चमगादड़ की मदद से वहां से बच निकलते हैं और नदी में कूदकर सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब छोटी एन अपने साथियों के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वे लोग कॉन्ग को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच कॉन्ग भी छोटी एन को वापस लेने के लिए वहां पहुंच जाता है। वह गुस्से में उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन छोटी एन अब कॉन्ग की जान के लिए चिंतित हो जाती है क्योंकि इंसान उसे पकड़ने की तैयारी में है। कप्तान के आदेश पर नाविक कॉन्ग पर लोहे के भाले फेंकते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। फिर वे उसे एक बहुत ताकतवर नशे की दवा देते हैं, जिससे वह कमजोर पड़ने लगता है। छोटी एन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। कॉन्ग दर्द से तड़पने लगता है और जोर जोर से दहाड़ता है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। छोटी एन यह देखकर टूट जाती है। कॉन्ग को लगता है कि छोटी एन फिर से खतरे में है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लेता है। गुस्से में वह सब पर टूट पड़ता है और समुद्र की तरफ भागता है। जो भी उसके सामने आता है वह उसे हरा देता है, लेकिन अंत में कप्तान एक बहुत बड़ा हार्पून शिकारी भाला चलाता है जो कॉन्ग के पैर में लग जाता है। कॉन्ग दर्द में चीख उठता है, लेकिन फिर भी वह छोटी एन की तरफ बढ़ता रहता है। इसी बीच कार्ल मौके का फायदा उठाकर उस पर और नशे की दवा फेंक देता है। धीरे धीरे कॉन्ग बेहोश होने लगता है। वह आखिरी बार छोटी एन की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर गिर जाता है। छोटी एन रोते हुए उसे देखती रह जाती है। इसके बाद लालच में अंधा हो चुका कार्ल कॉन्ग को न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला करता है। न्यूयॉर्क में वह उसे एक बड़े मंच पर शो की तरह पेश करता है। पूरे थिएटर में अमीर लोग भरे होते हैं। जब
पर्दा उठता है तो जंजीरों में जकड़ा हुआ कॉन्ग सबके सामने होता है। जो कभी स्कल आइलैंड का राजा था, अब उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन और दर्द होता है। शो में खूबसूरत लड़की को जानवर को बलि देने वाला दृश्य दोबारा दिखाया जाता है। कॉन्ग को लगता है कि सामने खड़ी लड़की छोटी एन है। भीड़ की चमकती फ्लैशलाइट्स और मजाक उसे और ज्यादा गुस्से में भर देते हैं और यहीं से कहानी एक बहुत बड़े और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ जाती है। कॉन्ग न्यूयॉर्क में मंच पर बंधा हुआ होता है और किसी तरह अपनी जंजीरें तोड़कर सामने खड़ी सुनहरे बालों वाली महिला को पकड़ लेता है, लेकिन उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह छोटी एन नहीं है। वह उसे हल्के से दूर फेंक देता है और थिएटर में तबाही मचा देता है। फिर वह बाहर निकलकर हर सुनहरे बालों वाली महिला को छोटी एन समझकर ढूंढने लगता है, लेकिन कोई भी वह नहीं होती। पूरा ब्रॉडवे उसकी वजह से अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी बीच धुंध के अंदर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। यह छोटी एन होती है। कॉन्ग उसे देखते ही शांत हो जाता है। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे नरम पड़ जाता है। छोटी एन की आंखों में आंसू होते हैं। वह कॉन्ग की बांह को धीरे से छूती है। कॉन्ग भी उसे अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन इस बार छोटी एन बिल्कुल नहीं डरती। वह उसके चेहरे को प्यार से सहलाती है। अब दोनों एक बर्फीले इलाके में पहुंचते हैं जहां वे बर्फ से खेलते हैं। कॉन्ग पहली बार बर्फ देखता है और बहुत खुश होता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक सेना का हमला शुरू हो जाता है और एक गोला आकर गिरता है। कॉन्ग गुस्से में उन सैनिकों पर टूट पड़ता है और एक टैंक को कुचल देता है, लेकिन जैसे जैसे हमला बढ़ता है उसे छोटी एन को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। वह उसे लेकर न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति मिलती है और सूरज उगने लगता है। दोनों ऊपर से शहर का सूर्योदय देखते हैं, जैसे कभी स्कल आइलैंड पर सूर्यास्त देखा था। लेकिन कॉन्ग अब बुरी तरह घायल हो चुका होता है। तभी अचानक लड़ाकू विमान हमला कर देते हैं। कॉन्ग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां उसके शरीर को घायल कर देती हैं। वह किसी तरह एक विमान को पकड़कर गिरा देता है, लेकिन खुद भी लड़खड़ा जाता है। छोटी एन उसे बचाने के लिए ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन गोलियों से सीढ़ी टूट जाती है और वह हवा में लटक जाती है। आखिरी पल में कॉन्ग उसे बचा लेता है और सुरक्षित जगह पर रख देता है, लेकिन सेना का हमला लगातार जारी रहता है। कॉन्ग पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन वह अब बहुत कमजोर हो चुका होता है। छोटी एन आखिरी बार उसके चेहरे को छूती है और फिर एक और गोली लगती है। कॉन्ग अब और नहीं टिक पाता और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। सेना उसकी लाश के पास तस्वीरें लेती है, जैसे कोई जीत हासिल हुई हो। एक पत्रकार सवाल करता है कि कॉन्ग आखिर इतनी ऊंचाई पर क्यों गया था, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। और यही कहानी एक गहरी सोच छोड़ देती है कि असली राक्षस कौन था, कॉन्ग या इंसान।